ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास शायद सेल्फ एनर्जी कर रहे थे। सेल्फ एनर्जी हो गया था। सर सेल्फ एनर्जी हो गया था ना। उसका क्वेश्चन करवाने वाले थे। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे चार्ज दे रखा है Q, इसका रेडियस है R। इसके सेंटर से, यहाँ से एक स्मॉल r दूर एक कंडक्टिंग स्फीयर है। हाँ ठीक है, जिस पे चार्ज दे रखा है Q2 मान लेते हैं, इसको Q1 कर देते हैं, इसको Q2 कर देते हैं, समझने में आसान रहेगा। इसका रेडियस R2 कर देते हैं। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आसपास में रखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ये दोनों सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। थोड़ा सा अगर हिंट दे तो जैसे कि अगर हम Q1 Q2 चार्जेस दो रखे होते थे, R दूरी पे थे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R रखते थे। हाँ। एक और लाते थे तो सब इंट्रैक्शन एनर्जी जोड़ते थे। तो वैसे ही अगर लेकिन हमको यहाँ कंडक्टर्स दे रखा है या नॉन कंडक्टर स्फीयर दे रखा है, तब कितना होगा ये हमको बताना है। कैसे लिखेंगे एक हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको टोटल लिखना है तो यू टोटल जो होगा, अगर ध्यान से देखें तो अगर हम इस वाले को नेग्लेक्ट करें, यानी कंडक्टिंग स्फीयर वाले सोचे कि नहीं है, तब भी इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाले के कारण अपना खुद का एनर्जी होगा। हम बोल सकते हैं यू सेल्फ फर्स्ट कंडक्टर का, इसको अगर हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं तो ठीक है, प्लस यू सेल्फ, सेल्फ लिखने का मतलब है सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकेंड, इसका सेल्फ एनर्जी। और अगर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं Q1 और Q2 की वजह से इंटरेक्शन एनर्जी होगा, तो यू इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमको अगर ऐसे दो सिस्टम दे रखा है तो हमको ये सारे एनर्जीज को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आया था 3/5 KQ बाई R, KQ स्क्वायर बाई R। और कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर रहेगा, उसके लिए आया था K/2R। और इंटरेक्शन एनर्जी, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो KQ1 Q2 बाई। ठीक है, तो जितने एनर्जी होते हैं सबको इंटरेक्शन जोड़ने के बाद भी जो होता है टोटल एनर्जी होता है। तो वैसे ही यहाँ भी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सारा का जोड़ के लिखेंगे। इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देते हैं, खुद से करना। ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। ठीक है, और ये जो दे रखा है कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और ये हॉलो स्फीयर है, या फिर सेल भी लिख सकता है। ठीक है, इसको सेल भी लिख सकता है। तो हमको टोटल एनर्जी लिखना है, तो जल्दी से बताओ कितना होगा।
बोलो, फिर से ही होगा, यू सेल्फ 1 प्लस यू सेल्फ 2 प्लस यू रेक्स। ठीक है, तो अगर सेल्फ करें, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बोले थे कि हॉलो की तरह बिहेव करेगा, तो के Q1 स्क्वायर बाई ए प्लस के Q2 स्क्वायर बाई बी, ये इन दोनों की वजह से हो गया खुद का। और अब ये Q1 और Q2 चार्ज के इंटरेक्शन देखेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी b है, लिखेंगे के Q1 Q2 बाई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका। दो दो अगर हमारे पास कंसेंट्रिक दे या फिर अलग दे, ये अगर यही बोल देता कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ अच्छा पर यहाँ 2 छूट गया है, 3/5 3। आ जाता। हाँ, ठीक है, ये चीज है। और इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया था क्या? इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होता। ठीक है, इसमें अगर दिया रहे तो हमको सेल्फ एनर्जी को भी कंसिडर करना होगा, ये बात यस। क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर वर्ड से हम लोग जो है, प्रेशर वर्ड क्या होता है वो सब चीज हम लोग जानते हैं। अगर हम सिंपली देखें तो अगर एक बलून है, बैलून में अगर हम हवा भर देते हैं, तो बोलते हैं कि उसका एयर जो है अंदर वाला, उसके बाहर की तरफ एक प्रेशर लगा रहा होता है, और उस प्रेशर की वजह से ये एक्सपेंड होना चाहता है। हाँ, ठीक है, यानी कि अंदर जो फोर्स एयर लगा रहा है इसके बाउंड्री पे परपेंडिकुलर फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोल देते हैं कि अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसा अगर कोई फोर्स लग रहा है, तो इस पे एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और ये जो बोलते हैं फोर्स परपेंडिकुलर और कुछ एरिया में लग रहा होता है, तो बोलते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया जो होगा ये क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया को ही क्या बोलेंगे, प्रेस। प्रेशर। ठीक है, लेकिन यहाँ फोर्स कैसा लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक बोल रखे हैं, यानी कि दो चार्जेस अगर हम रखते हैं, तो दो चार्जेस अगर सेम टाइप के रहा तो रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और अपोजिट टाइप का रहा तो निगेटिव फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर मान लेते हैं कि ऐसा एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, कैसा भी शेप का एक कंडक्टर है, हम इस पे चार्ज दे रखे हैं, तो सोचो कि इस सरफेस पे ऐसे चार्जेस हैं, ये चार्जेस में आपस में रिपल्सन हो रहा होगा क्या? हो रहा होगा। चार्ज है, आपस में तो बैलेंस हो गया होगा। बैलेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, कौन बैलेंस, यानी कि ये जो चार्जेस है सारा पीछे की तरफ सब पे फोर्स लग रहा होगा या नहीं, लग रहा होगा। यानी कि वो एक्सपेंड होना चाहता है। अगर हम यहाँ से कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ देते हैं, तो ये सब चार्जेस क्या होता, पीछे भागता इस वायर के थ्रू। हाँ। क्यों भागता, क्योंकि ये रिपल्सिव है अभी। हाँ। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज भी रहता तो भी क्या बाहर की तरफ एक्सपेंड करना चाह रहा होता, यानी कि नेगेटिव। हम यहाँ भी बोल सकते हैं निगेटिव होता है, यानी कि सारा निगेटिव ही होता, वो भी तो आपस में रिपेल ही करता। हम्म। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्जेस है, अगर इस सरफेस इलास्टिक होता, तो इसको ऐसे पीछे की तरफ क्या कर रहा होता, खींच रहा होता। हम्म। बात क्लियर है? सर, इसमें पीछे की तरफ खींच रहा होता या फिर इसका मतलब डायमीटर बढ़ा देता? एक्सपेंड कर रहा होता, ऐसा कर सकते हैं, डायमीटर बढ़ाना ही हुआ, या फिर बोल सकते हैं चारों तरफ से खींच रहा है। ठीक है, बलून है, उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, फैलता है। हाँ। क्यों फैलता है, क्योंकि अंदर से जो हम प्रेशर हवा भर रहे होते हैं वो अंदर सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होता है, और वो प्रेशर पर यूनिट एरिया यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोलते हैं, और वही जो है उस बैलून के सरफेस को एक्सपेंड कर रहा होता है। वैसे ही यहाँ भी अगर ध्यान दें तो यहाँ पे चार्जेस जो है, अगर ये सरफेस इलास्टिक होता, यानी कि अगर हम बोलते हैं इस सरफेस को एम बोल दे रहे हैं, एम डैश बोल दे रहे हैं, यानी कि इफ एम इज इलास्टिक, देन
तो ड्यू उसका टू रिपल्सन सरफेस एक्सपेंड्स टू एम डैश। हम बोल सकते हैं ऐसा कि अगर एम इलास्टिक सरफेस होता और हम उस पर चार्ज दिए होते तो एक्सपेंड करके एम डैश जितना नहीं उसका डायमीटर बढ़ गया होता है, या फिर बोलते एक्सपेंड कर गया होता है, शेप साइज बढ़ गया होता, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चार्जेस जो है इधर की तरफ खींच रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो जो है उस सरफेस पे फोर्स लगा के ही खींचा होगा, ऐसा होगा। ये बात क्लियर है। यस सर। यानी कि इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स जो है इसको एक्सपेंड करना चाह रहा है। एक्सपेंड करने के मतलब ये हुआ कि चार्जेस जो है, यानी कि हम यहाँ पे इम्प्लाई करके बोल सकते हैं implies that charges applies force on surface। ठीक है, चार्जेस जो है सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेस। ठीक है। एंड प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें हम एक ऐसा एक चार्ज सीट रख दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो ये जो सीट है ऐसा, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम अगर इस छोटे से एरिया का बात करें तो बोल सकते हैं कि इस एरिया पे अगर चार्ज डी क्यू रहा होगा तो डी क्यू इंटू ई लग रहा होगा फोर्स। हाँ। और ऐसा ऐसा फोर्स इस सरफेस पे क्या सारे एरिया पे लग रहा है। अगर इसका एरिया ए है तो हम बोल सकते हैं कि इस पे प्रेशर जो लग रहा होगा फोर्स अपॉन एरिया लग रहा होगा। ठीक है। यानी कोई भी एक सरफेस होता है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स परपेंडिकुलर अपन एरिया को हम बोल देते हैं कि प्रेशर है। अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस की वजह से, इसलिए इस चीज को हम बोल दिए हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है। और इस प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है मतलब क्या बोल रहे हैं? प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ। यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। बस सेम ही है। ठीक है। हाँ। इलेक्ट्रिक प्रेशर सिर्फ इसलिए नाम है क्योंकि इसमें क्या आ जा रहा है, चार्जेस आ जा रहा है। हम्म। ठीक है, चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक प्रेशर। बाकी ये भी क्या है, प्रेशर ही, हम्म। जो हम लोग बचपन से प्रेशर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वही चीज ये भी प्रेशर है। बात क्लियर है। हाँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वे ना चार्ज सरफेस is placed in an electric field on the surface charges सरफेस पे जो चार्जेस है उसकी वजह से सरफेस जो होगा एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर। ठीक है, एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर कहेंगे।
ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी प्रेशर कुछ और नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। चार्जेस की वजह से है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक जोड़ दिया गया प्रेशर के आगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा सीट जो है इसी रीजन में ऐसा कोई एक सीट ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमको अगर यहाँ से कोई एक छोटा सा एरिया है, ये भी लिख देते हैं, तो यहाँ अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन जो होगा एरिया का इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं किस जगह पे यहाँ है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इस पे चार्ज जो है, ये अगर हम ऐसा सीट माने हैं तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इस छोटे से एरिया का जो छोटे से शेडेड रीजन है ऐसा, उसका एरिया डीए है। तो इस पे जो डी क्यू होगा, चार्ज होगा, वो सिग्मा इंटू डी ए होगा। और अगर हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन ए बी, तो लिखेंगे डी क्यू इंटू ई। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर हमको लेना है तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ दो दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक तो इधर की तरफ, ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं ई पैरेलल, और एक जो जाएगा इधर की तरफ जाएगा ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर ध्यान से देखो तो ई कॉस थीटा दिख रहा है, या फिर ई परपेंडिकुलर ही रहने देते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं प्रेशर जो होता है, इसको लिख लेते हैं, तो सिग्मा डी ए इंटू ई परपेंडिकुलर। प्रेशर जो होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यानी कि इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सरफेस पे हमको प्रेशर निकालना होगा, तो सरफेस का चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम मल्टीपल कर देंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक प्रेशर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर अगर किसी भी, अगर कोई भी कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये केस है, if a seat, if a conductor is placed in external electric field। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये चीज आएगा। सेकेंड, प्रेशर ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर। सर ऊपर वाला पूरा लिखे नहीं थे, एक मिनट। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। अब प्रेशर ड्यू टू चार्ज ऑन अ कंडक्टर, अगर कंडक्टर पे चार्ज है, प्रेशर क्या होगा। ठीक है,
तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए ना, जो पहला केस हम डिस्कस किए थे इधर ऊपर में, ये वाला केस कि अगर किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दे देंगे तो उसके सरफेस पे प्रेशर लग रहा होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स आर्बिट्री कोई भी कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम एज्यूम कर रहे हैं ए बी, इधर हम सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी छोटा सा एक एरिया सरफेस पे एज्यूम कर रखे हैं, तो इसके जस्ट एक नीचे में पॉइंट है एन और इसके जस्ट एक ऊपर में पॉइंट है एम। अब हम इसी चीज को क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, यानी कि इस छोटे से एरिया को जो ए बी था उसको अलग लिख रहे हैं, और बाकी का कंडक्टर जो है ऐसा है कुछ, ठीक है। इस पॉइंट यानी कि ए बी जो था उसको काट के निकाल लिया, इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है। मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि हमारे इस सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा ये बताना है, ठीक है। और प्रेशर हमको बताना है, तो ये प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो हम मेनली ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये छोटा सा एरिया है डी ए, जिसपे चार्ज डी क्यू होगा, यानी कि सिग्मा इंटू डी ए चार्ज होगा। अब इस हमारे पास एरिया है, चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे तो फोर्स पता चल जाएगा, और फोर्स पता चल जाएगा तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारा एन पॉइंट है जस्ट नीचे, यहाँ पे एम पॉइंट है, तो वैसे ही यहाँ भी एन पॉइंट होगा और यहाँ पे एम पॉइंट होगा। बस अलग अलग करके दिखा रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। सोचो कि इस पे जब थोड़ा सा चार्ज डिक्यू है, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एन पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, जिसको हम बोल दे रहे हैं E1, और इस एम पॉइंट पे भी इधर की तरफ होगा, क्योंकि जो भी चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हम कुछ नहीं बोले, यानी पॉजिटिव लिए हैं तो उससे दूर की तरफ E2, ठीक है। वैसे ही इस कंडक्टर पे भी तो चार्ज है ही, ठीक है, इन सब पे भी चार्ज है और इन सब पे चार्ज है। तो इसकी वजह से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज माने हैं, तो एन पॉइंट जो इस एवी सरफेस के जस्ट नीचे है, यहाँ भी हमको ऊपर ही मिलेगा और इस पे भी ऊपर ही मिलेगा। तो ये सेम दूरी पे है तो E1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये E2 और ये भी E2, क्योंकि सेम जस्ट ऊपर नीचे लिए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम ही होगा, तो इसीलिए हम मान रहे हैं कैसा हो। यानी कि ये जो E2 है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट M and N ड्यू टू पार्ट ए बी, ठीक है, पार्ट ए बी की वजह से है। एंड E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट M and N है ड्यू टू ए सी बी, ठीक है। ए सी बी बोले तो यहाँ से ऐसे गए ये वाला सरफेस, ठीक है, नहीं रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हैं, उसकी वजह से। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, तो क्या दिख रहा है हमको फिगर से, E1 प्लस E2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन जो दिख रहा है वो E1 माइनस E2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम E माइनस E2 सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस जो नॉलेज है उसको अगेन लिखते हैं कि एन पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। अगर हम पूरा सरफेस को माने
तो n जो है कंडक्टर के इनसाइड में है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है कंडक्टर के वो 0 होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट n जो होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस चीज को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जा रहा है, E1 इक्वल्स अगर टू हाँ तो यहाँ हम बोल सकते हैं E1 इक्वल टू E2। ठीक है, अगर हम E1 इक्वल टू E2 को m में लिख लें, यानी कि implies that इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m, तो 2E1 लिख सकते हैं या हाँ। फिर 2E2 लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि E1 और E2 क्या है, आपस में बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज और, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा के टर्म में हम लोग फाइंड किए थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m जो होगा, जो कि जस्ट आउटसाइड ए बी सरफेस है, वो 2 इंटू E1 है, और वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि E2 के बराबर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम फिर से अपना पुराने पे जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट था, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो बाकी सब की वजह से E2 लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा हम लिख सकते हैं dq इंटू E2। dq कितना, तो सिग्मा इंटू da, और E2 कितना आ गया है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ फोर्स अपॉन एरिया अगर कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, प्रेशर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो प्रेशर आएगा तो यही आएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। तो हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हटाएंगे तो ध्यान से देखो तो ये कितना आ जा रहा है, ये स्क्वायर सिग्मा इंटू साइलेंट नॉट, ठीक है, हाफ सिग्मा नॉट इंटू ए स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर आ गया हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और ये सिग्मा के टर्म। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर का प्रेशर जो हम पूछ रहे हो, ये बात क्लियर है, किसी को इसमें दिक्कत? सर मतलब En जो लिखे हैं E1 माइनस E2 कैसे किए पर? कौन सा En? यहाँ पे ये n पॉइंट जो है एक ही पॉइंट है। हाँ, इधर इसमें E1 का और E2 का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, अलग अलग। हाँ, तो माइनस ही करेंगे। लेकिन उसमें तो सर एक ही दिखाते हैं डायरेक्शन ना, इसमें हाँ AC भी जहाँ पर किए वहाँ पर तो डायरेक्शन एक ही तरफ दिखाए हैं ना। हाँ, तो जैसे कि ये सब चार्जेस इधर की तरफ ज्यादा है, C पॉइंट की तरफ एज हाँ, कम्पेयर टू इधर, तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो दोनों सेमी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है जस्ट AB के नीचे और जस्ट AB के बाहर, इसमें तो दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाया है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, यानी कि जो हमारा सरफेस हो गया, एक सरफेस के जस्ट इनसाइड और एक सरफेस के जस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए तो फोर्स पता है, फोर्स अपन एरिया कर दिए तो हमको प्रेशर मिला। अब उसको
प्रेशर को सिग्मा के टर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अगर किसी सर मान लेते हैं बलून जो होता है, ठीक है, बैलून में हम लोग फोर्स अंदर हवा भरते हैं तो हवा जो होता है प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन होता है बलून में। तो हम लोग बोलते हैं कि एयर जो है बलून पे कुछ वर्क किया, ऐसा ही बोलते हैं, हाँ या ना? बोलो। अगर किसी बैलून में हम हवा भरते हैं और उसमें एक्सपेंशन होता है तो वर्क कौन किया? एयर किया सरफेस पे, हाँ, ठीक है। और वो वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। चेंज इन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। और बोलते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सिंस वर्क डन इन एक्सपेंशन, ठीक है, इज गिवन बाय, ऐसा ही दिया जाता है, डी डब्ल्यू, प्रेशर अप्लाई होता है तो प्रेशर इनटू डीवी, ये लिखते हैं, याद है? थर्मोडायनेमिक्स हो गया है क्या? थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हाँ, फिजिक्स में भी तो हुआ ही है। उसका सही लेवल में आना। हाँ 11th में हो गया, केमिस्ट्री में भी वही क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डीवी लिखते थे, पी इंटू डीवी, प्रेशर इनटू डीवी। तो वही चीज है कि अगर हमारा ऐसा कंडक्टर है जिसको हम ऐसा एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा मान लेते हैं कि ये जो चेंज आया ये डीवी, ये जो वॉल्यूम है डीवी है, प्रेशर जो है हमारा ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? तो वर्क डन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो हाँ, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो बाहर ले लिए इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते थे, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम, और एक यू, स्मॉल यू लिखे हैं ये, और ये कैपिटल यू, इसको हम बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा, एक इसके बराबर है 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो ये प्रेशर के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी रीजन में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो प्रेशर के बराबर ही आता है, और वो हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट किसी भी कंडक्टर की वजह से होगा, जिसपे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात क्लियर है? ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो इधर की तरफ पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, और इस फील्ड में कुछ ना कुछ एनर्जी है, वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं। तो हम लोग एनर्जी के बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं, ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो जो है एनर्जी डेंसिटी बन जा रहा है, और वही एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के बराबर ही आ रहा है इसके, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कि कभी कभार ऑप्शंस में दे दिया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा है लास्ट टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शायद ये हो गया है, एंड अर्थिंग, ठीक है। तो हम शुरू से ही इसको
क्वेश्चन के तौर पे ही डील करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इस पे चार्ज Q है। तो बोलो कि इन दोनों सरफेसेस पे चार्ज क्या क्या होगा। 1 और 2 सरफेस पे चार्ज कितना कितना होगा। सर से मतलब क्या क्यू चार्ज तो पूरा रॉड पे है ना, मतलब पूरे बॉडी को हम Q चार्ज दे दिए, तो हाँ। चार्ज जो होता है कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है। यही ना पढ़ेंगे, जो भी चार्ज हम देंगे वो कंडक्टर के क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। यानी कि Q चार्ज पॉजिटिव है तो कुछ चार्ज इधर आ जाएगा और कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। तो वही हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों सरफेसेस पे चार्ज कितना कितना होगा। Q/2 इक्वली डिवाइड होगा, इधर भी Q/2। ओवरऑल चार्ज क्या रहना चाहिए, Q ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से ये लिखेंगे। इसका हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल रहे हैं तो Q/2 अपॉन एरिया हो जाएगा। इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/2 अपॉन एरिया हो जाएगा, यही होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेसेस की वजह से होगा, तो E1 प्लस E2। और E1 लिखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 लिखेंगे तो सिग्मा बाई, किसी भी एक चार्ज कंडक्टर की वजह से कितने भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो आता है। आता है क्या, बोलो। कोई भी एक ठीक चार्ज थिन चार्ज कंडक्टर रहता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है क्या। गॉस हाँ लॉ सर में आता इसको है। प्रूफ किए रहे होगे। हाँ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट सरफेस की वजह से ये और सेकंड सरफेस दोनों पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में होगा, T1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे हमारा है Q/2, तो Q/2 है एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इधर भी हम निकालते तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता। ठीक है, ये सारे चीज केसेस हमको लग रहा है कि सब डिस्कस हुआ होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कि यही चीज होता और यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसके बगल में हम एक और लाके रखते हैं, इस पे चार्ज Q है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, इस पे तो आ जाएगा प्लस Q चार्ज Q/2, इस पे भी प्लस Q/2, ऐसा ही होगा। इस पे कुछ होगा या नहीं होगा, सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाले कंडक्टर पे कोई चार्ज होगा या नहीं, इनिशियली 0 था, अभी कुछ होगा। सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्जेस इधर हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की वजह तरफ है। ठीक है, तो इसमें इंडक्शन होगा और इंडक्शन से यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और इधर प्लस चार्ज आएगा। कितना माइनस आएगा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, इधर प्लस Q/2 है तो यहाँ पे माइनस Q/2 ही आएगा और इधर कितना आ जाएगा, प्लस Q/2। ओवरऑल चार्ज इस पे भी अभी क्या है, 0। 0। ठीक है, तो हर एक सरफेस पे हमको चार्ज मिल गया। अगर इसको सरफेस 1 बोलते, इसको 2 बोलते, 3 बोलते, इसको 4 बोलते, तो सब पे चार्ज मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही अगर ऐसा दिया रहे, ठीक है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज, और इन सरफेसेस पे हमसे पूछा जाए क्या क्या चार्जेस आएंगे, तो कैसे पता करेंगे। यहाँ तो चार्ज नहीं था तो हम बोल दिए कि यहाँ पे Q/2 होगा, लेकिन इस पे Q1/2 कहना सही होगा
नहीं, क्योंकि यहाँ भी चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सर इससे पहले अमाउंट करना चाहिए। हाँ, कुछ आर्बिट्री, मतलब कि अगर हम बोल दें कि इस पे चार्ज x होगा तो इस पे कितना होगा? टोटल चार्ज q1 है तो यहाँ q1 माइनस x ही होगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ जो इंडक्शन होगा, यानी कि अगर ये x पॉजिटिव माने हैं तो यहाँ पे जो इंडक्शन होगा माइनस होगा, और इस सरफेस पे होगा माइनस x चार्ज। यानी कि यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि अंदर वाले दोनों सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेंगे, यानी कि एक पे x रहेगा तो दूसरे पे माइनस x। अब इस पे माइनस x है तो ये बाहर वाला सरफेस जो रहेगा इस पे कितना बचेगा? q2 प्लस x। अब हमारा मकसद होगा x को फाइंड करना। तो x को कैसे फाइंड करते हैं? तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिए P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P जो होगा वो 0 होगा। और ये किन किन चार्जेस की वजह से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये q1 माइनस एक्स की वजह से होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x की वजह से होगा, माइनस एक्स की वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड q2 प्लस एक्स की वजह से होगा। इन्हीं सब चार्जेस की वजह से होगा। ध्यान से देखो, तो ये एक पे प्लस एक्स है, एक पे माइनस एक्स है, दोनों पी पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। प्लस है तो इधर की वजह होगा, और माइनस है तो उधर। इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, यानी कि इन तो सबका मिला के कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा बचेगा सिर्फ किसके कारण? इन दोनों की वजह से, यानी कि हम लिख सकते हैं 0। q1 माइनस एक्स की वजह से लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो कि इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड q1 माइनस एक्स की वजह से, और इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड q2 प्लस एक्स की वजह से। तो k q1 माइनस एक्स बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम सरफेस के टर्म में लिखेंगे एरिया ए ही है, तो q1 माइनस एक्स अपॉन a इंटू 2 ए आएगा। दोनों का डायरेक्शन इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस q2 प्लस एक्स बाय a इंटू 2 ध्यान से देखो तो यहाँ से q1 माइनस एक्स माइनस q2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो यहाँ से x इक्वल टू q1 माइनस q2 बाई 2। ये चीज आ रहा है? तो x के लिए हम लोग क्या यूज किए? तो ये चीज इनसाइड कोई भी एक पॉइंट ले लिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0। इस चीज को हम रिजल्ट से की तरह याद रखेंगे। ऐसे देखो यहाँ ध्यान से, इस पे चार्ज q1, इस पे चार्ज q2, ठीक है। यहाँ पे क्या था? x, यहाँ माइनस x, इस पे q2 प्लस x, और यहाँ पे q1 माइनस x। x का जो वैल्यू है वो q1 माइनस q2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे q1 माइनस q2 बाई, ठीक है। सॉल्व करके देखो ध्यान से, तो q1 प्लस q2 बाई 2 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे इसको फाइंड कर रहे हैं, ये भी ध्यान से देखो तो आ रहा है q1 प्लस q2 बाई 2, ठीक है। यानी कि बाहर वाले सरफेस पे, इस सरफेस और इस सरफेस पे चार्जेस क्या रहे हैं? सेम और इक्वल है, और अंदर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ नोट करके हम लोग लिख लेंगे, पहला, चार्ज ऑन इनर सरफेसेस will be equal and
अपोजिट। ठीक है, इनर सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे एंड चार्जेस ऑन आउटर सरफेसेस विल बी इक्वल इन ठीक है, मैग्नीट्यूड में equal। ये बात क्लियर है? ये सारा चीज हो गया था क्या? यस सर। ये सब हो गया था? हाँ सर। ठीक है, मैं बोला था कि फिर से करने के लिए तो इसलिए कर रहा हूं। ये अगर दोनों चीज है तो एक क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास ऐसे 3 प्लेट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक पे चार्ज मान लेते हैं क्यू है, एक पे -2 क्यू है, इस पे 3 क्यू। ये जो हमारा 6 सरफेसेस है 5 6 फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 6 सरफेसेस। ठीक है, सारे सरफेसेस पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है, तो वही है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 6 सरफेसेस। 6 सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वही पता करना है। आ गया? बन रहा है सर, 1 मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है, कितना कितना आ रहा है? फिर 1 पे q/2, q/2 फिर q/2, इस फिर पे -q/2, फिर -3q/2, फिर +3q/2, फिर +3q/2। 3q/2 नहीं, तो कहीं गलत है। सर दूसरा वाला में मेरा -q/2 आ रहा था। यहाँ पे माइनस, गलती कर रहे हो। अंदर बाहर चार्जेस इक्वल एंड नहीं आएंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। कहीं कुछ गलती हुआ होगा, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज x है तो इस पे क्या आ जाएगा q - x। ठीक है, ये अंदर वाले पे है तो -x, ये दोनों का सम -2q होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2q + x। तभी इसका और इसको जोड़ेंगे तो -2q बचेगा। अब यहाँ आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका निगेटिव यानी कि 2q - x इस सरफेस पे। ठीक है, यहाँ जो भी आया उसका निगेटिव इस सरफेस पे आएगा, और इन एक कंडक्टर है उस पे जो टोटल चार्ज गिवन है उतना ही रहना चाहिए। तो इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ये चीज आ गया, तो इधर जो आ जाएगा 3q है, इधर आ गया 2q - x, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
यहाँ क्या मिलेगा, Q प्लस एक्स, ताकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको फिर से 3Q मिल जाए। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड जेन्युइन मेथड है कि अगर किसी पॉइंट P यहाँ ले लो या कंडक्टर के अंदर कहीं भी पॉइंट P ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर लो। और हम लोग जो ऊपर नोट पॉइंट लिखे हैं उससे देखें तो पहला पॉइंट से तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, सेकेंड पॉइंट से आउटर सरफेस का जो चार्ज होगा यानी कि Q ऑन फर्स्ट सरफेस विल बी इक्वल टू Q ऑन सिक्स्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि चार्ज ऑफ आउटर सरफेस जो आता है वो इक्वल आता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं Q माइनस एक्स जो होगा वो Q प्लस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो x इक्वल टू कितना आ जा रहा है, यही चीज आ रहा है, तो x 0 आ जा रहा है, इतना ही आ रहा है। x कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 0। दिख रहा है सबको कि यहाँ से Q Q कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर सकते हैं। सर इसमें जो है 2 का जो चार्ज होगा वो 3 से डिपेंड करेगा क्या, 3 से? हाँ तो करेगा नहीं, यहाँ पे क्यों हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इन दोनों चार्जेस, सारे चार्जेस की वजह से रहेंगे। फर्स्ट केस में हम सिर्फ एक ही लिए थे इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन इधर की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी रीजन में, ये सारे सरफेसेस की वजह से होंगे। सर नहीं तो 2 पे Q/2 होना चाहिए था, इस पे जो 2 टू, पे सरफेस 2 पे कितना, Q/2। अगर ये सब चार्ज नहीं होता तब होता। ठीक है, ये सब चार्जेस हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा और वो सेम नहीं रहेगा। ध्यान से देखो कितना आ रहा है, ये चीज की है तो x इक्वल टू कितना जा रहा है, 0, x 0, यानी कि इस पे चार्ज 0, इस पे 0, इस पे टोटल q है, तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, q माइनस एक्स है। या माइनस 0 करो या 0 करो, 0 ही रहेगा। इस पे कितना आ जाएगा, तो 2q प्लस एक्स है, x तो 0 रहा तो यहाँ माइनस 2q, यहाँ माइनस 2q, इधर देखो यहाँ x को 0 करेंगे तो प्लस 2q ही आएगा, और इधर क्या बच जाएगा, q। तो यही ध्यान रखना है कि इनर वाले प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, और ये जो आउटर वाला प्लेट्स है इस पे इक्वल रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे, सारा चीज ऐसे ही करना है। मतलब पहला इससे और सिक्स्थ बर्मन, का इक्वल होना चाहिए, हाँ, तो पहला का और सिक्स्थ का इक्वल होना चाहिए। पहला 6 नहीं है, जो कितना भी नंबर दे दे, मान लेते हैं कि ऐसा बहुत सारा दे दिया, तब ये बाहर वाले का इक्वल होगा, इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट, इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट, इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यानी कि आउटर सरफेस का इक्वल इक्वल रहेगा और अंदर वाले सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। ठीक है, एचसी बार में देखोगे तो उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको एक बार चाहो तो ट्राई कर लेना। ठीक है, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे क्या, हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो इस पे क्यू दे दिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इस पे माइनस 2q है, सारे सरफेसेस पे फाइंड करना है। सर इसमें तो डायरेक्टली बना लेंगे ना? हाँ तो डायरेक्ट ही तो करना है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो समझने के लिए। तब तो सर पहला दूसरा में Q/2 Q/2।
आंसर हमको भी नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस से जाओ, सबसे पहला इस पे क्या होगा, x Q मान माइनस। लिए, इधर q माइनस एक्स होगा, यहाँ माइनस एक्स होगा, इस पे चार्ज 0 है तो इधर प्लस एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? यहाँ हम x माने हैं तो इधर q माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टोटल चार्ज इस पे q होना चाहिए। यहाँ माइनस एक्स, क्योंकि x है तो इधर माइनस एक्स होगा, क्यों, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंड्यूस चार्ज आएगा, और इसके बराबर यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आएगा। अगर इधर माइनस एक्स आ गया तो चूंकि ये पहले से न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो इधर इस पे प्लस एक्स आया होगा, और इधर प्लस एक्स है तो इसके इंडक्शन से यहाँ पे माइनस एक्स आया होगा। अब इस पे माइनस एक्स है, इस पे टोटल चार्ज -2q, तो -2q होने के लिए इसमें अगर हम x जोड़ दें तो -2q रह जाएगा। अब ये वाला चार्ज जो है और ये वाला चार्ज है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं q माइनस एक्स इक्वल टू -2q प्लस एक्स। तो इसको इधर ला रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3q इक्वल टू 2x, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3q/2। ठीक है, अगर x 3q/2 आ गया तो हम चार्जेस लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, 3q/2, इस पे -3q/2, इस पे +3q/2, इस पे फिर से -3q/2। अब यहाँ 3q/2 जब जोड़ देंगे तो इस पे कितना आ जाएगा, -4 3 -q/2, ये आ रहा है। और यहाँ भी अगर लिखेंगे q -3q/2 तो कितना आ जा रहा है, 2 -q/2। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे फाइंड करना है? ठीक है, बस यही दो, कभी भी ऐसे कितने भी नंबर ऑफ लगा दें, यही चीज करना है, जब तक कि आगे और कुछ ना दिया रहे और कुछ करने का, सिर्फ अगर कंडक्टर दे रखा है तो। हाँ, तो सम करने पर मतलब Q और -2Q आना चाहिए। कहाँ पे सम करने पे? सारा 6 जो चार्ज सब कुछ सम करेंगे तो सिर्फ -Q आएगा ना। हाँ, मतलब टोटल सम जो आएगा वो पहले जितना था उतना ही बाद में रहना चाहिए। 3q/2। अरे अंदर वाला ये सब तो आपस में कैंसिल ही कर जा रहा है, इन दोनों को जोड़ो, q -q ही आ रहा है, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है तो हम लोग को इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए। इसमें तो -Q आएगा, अगर सबको सम करेंगे तो सिर्फ -Q आएगा ना। हाँ, तो तो फिर पहले भी तो इन दोनों को सम करो, -q ही है। हाँ ठीक है, समझ। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थिंग। इसी का है, अर्थिंग से क्या होता है? अर्थिंग क्या होता है सबको पता है या नहीं पता है? पता है। ठीक है, अर्थिंग हम सिंपली अगर किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, तो ये हम नहीं लिखा रहे हैं कि कहीं पूछेगा भी नहीं, बस ये कॉमन सेंस का बात है, इसको पता होना चाहिए कि अर्थिंग हम किसको कह रहे हैं। क्लियर? अर्थिंग यानी हम किसी भी कंडक्टर या कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है या कुछ भी होता है, तो उसको अगर अर्थ से कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि अर्थिंग कर दी है, या फिर उसी को अलग नाम दे देते हैं ग्राउंड। तो होता क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है, वो चीज हमको देखना है। तो इसका हम सिर्फ इफेक्ट ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है। किसी भी कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा दे रखा है, कंडक्टर है। अच्छा, इसका कुछ पोटेंशियल अंदर में होगा या नहीं होगा, इस सरफेस का कुछ पोटेंशियल जो होगा या फिर जीरो होगा?
पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही पोटेंशियल कुछ होगा। इस बात में किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अगर हम इसी कंडक्टर को, मतलब सेम कंडक्टर है, ठीक है, शेप चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन सेम है, इसको हम ऐसे ग्राउंडिंग कर दिए तो क्या होगा बोलो? अगर ग्राउंडिंग ऐसा हम कर दिए हैं इसको, यानी कि ग्राउंड से एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, इसका पहले पोटेंशियल पॉजिटिव था, और हम ग्राउंड का पोटेंशियल पहले से जानते हैं, किसका पोटेंशियल हम लोग, ठीक है, इसका पोटेंशियल हम लोग क्या लेते हैं, 0। अब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसका पोटेंशियल 0 है, और अर्थ को हम लोग अथाह मानते हैं, यानी कि समंदर जैसा कि अगर उसमें से 10 बाल्टी पानी निकाल लो या 10 बाल्टी पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका पोटेंशियल जो है 0 ही रहेगा, 0 रहेगा। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब फ्लो करके क्या होंगे, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर जो है रह जाएगा, और इस पे चार्जेस जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और फाइनली इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0। और फाइनल पोटेंशियल होने के लिए इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आइसोलेटेड है, इसके आसपास में कोई नहीं, यानी कि अगर ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो अर्थ का पोटेंशियल, ये जो है भी अर्थ, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो इसका भी फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यानी कि अर्थिंग के केस में यही होता है, किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थिंग कर दिए तो उस सरफेस का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर आइसोलेटेड है, ये 0 कब हुआ, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर कंडक्टर जो है आइसोलेटेड है तभी हम कह सकते हैं कि चार्ज 0 होगा, अन्यथा हम ये नहीं कह सकते हैं कि चार्ज 0 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि अगर हम किसी कंडक्टर पे चार्ज दिए हुए हैं तो उसका पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज दिए होंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। अगर हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं तो अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 मानना है। तो ये पॉजिटिव था तो इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो कर गया अर्थ में, और इसका फाइनल पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लगता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। सर तो फिर हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं? ग्राउंडिंग 0 करने के लिए। ऐसे हम जो घर में हाउस होल्ड में अर्थिंग करते हैं वो अपने शौक से बचने के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर फ्रिज है, फ्रिज में किसी भी तरीके से अगर मान लेते हैं करंट चला गया तो उसके बॉडी से हम अर्थिंग किए रहते हैं कि उसमें का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो ग्राउंड को फ्लो कर जाए, और जब हम टच कर रहे हैं तो हमारे थ्रू फ्लो ना करे और हमको झटका ना लगे। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडक्टर है तो इस पे चार्ज है, इसको ग्राउंड किया, आइसोलेटेड है, आसपास में कोई कंडक्टर्स नहीं है, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अगर हम यहाँ खड़े होते अर्थ पे तो इसका भी पोटेंशियल 0। अब अगर हम इसको टच करेंगे तो करंट लगेगा क्या, बोलो? नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा चार्ज जो होता है फ्लो तभी करता है जब दोनों जो टर्मिनल्स हो उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, और अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो अर्थिंग के केस में ये बात ध्यान रखना है कि अर्थिंग अगर कर रहे हैं तो जिस भी बॉडी को अर्थ करे हैं उसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यानी कि चार्जेस 0 हो ये जरूरी नहीं है, चार्ज 0 होने के लिए आइसोलेट होना जरूरी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, इफ अ कंडक्टर is connected to earth then its final potential
also becomes equal to earth potential, ठीक है, which is assumed to be 0। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और 0 कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि अर्थ में चार्ज जा रहा है लेकिन उसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 रहेगा। लेकिन अगर हम उससे किसी चीज को कनेक्ट करे होंगे तो चूंकि हायर पोटेंशियल पे होगा तब भी उसका पोटेंशियल 0 होना है, लोअर पोटेंशियल पे होगा तब भी उसका पोटेंशियल 0 होना है। क्योंकि हम लोग एक समय पढ़े थे एक चीज, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, और ये देखे थे कि चार्जेस तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अर्थ का चेंज हो नहीं रहा है, कंडक्टर का चेंज हो रहा है, तो कब तक होते रहेगा, जब तक कि कंडक्टर का भी पोटेंशियल क्या हो जाए, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक, तो अगर हम इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा कोई स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, इसका रेडियस R है, ये पॉइंट सेंटर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये सब चीज निकाले थे, उसमें लिखे थे अगर ये दूरी हम R ले लें तो यही लिखेंगे KQ/R, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से होगा, यहाँ माइनस चार्जेस इंड्यूस हुआ होगा, इधर प्लस चार्जेस, लेकिन इन सब की वजह से चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है, सेम दूरी पे है, तो इन सब चार्जेस की वजह से भी इंड्यूस जो होगा यहाँ पे 0 होगा एट पॉइंट C। ये चीज हम लोग देखे थे। तो भी एट सी जो होगा सिर्फ इस Q वजह की वजह से होगा, बाकी और किसी की वजह से नहीं होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये चार्ज Q है ही, ये जो हमारा कंडक्टर है इसको हम इधर से अर्थ कर दिए, ये अर्थिंग का साइन है, इसको हम अर्थ कर दिए, तब क्या होगा बताओ? पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बिकम्स 0, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर सरफेस का पोटेंशियल लो या सेंटर का पोटेंशियल लो, हम जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर के केस में पोटेंशियल अंदर में सेम रहता है, यानी कि अगर सेंटर का भी लें तो पोटेंशियल एट सरफेस लिखें या पोटेंशियल एट सेंटर लिखें, वो 0 ही होना है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ है ही, अब इस पे नेट चार्ज पहले क्या है, 0 था, लेकिन अब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, यानी कि अगर हम बोलें कि अर्थ से क्यूवी चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, यानी कि फाइनली इस पे चार्ज जो होगा, कुछ भी जो अगर बचा है या नहीं बचा है, वो क्यूवी चार्ज बचा है। ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल भी एट सेंटर लिखेंगे, तो एक तो इसकी वजह से KQ/R लिखेंगे, प्लस ये जो चार्ज इस पे जो सरफेस पे बचा है उसके कारण, यानी KQ/R। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ ध्यान से देखो तो QE जो आ रहा है वो आ जा रहा है हमारा -QR/, यानी कि अर्थ से कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये भी हम बता सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस इज चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ टू कंडक्टर। ठीक है, अर्थ से कंडक्टर पे गया है, या फिर इसका अगर पॉजिटिव ले ले तो बोलेंगे कंडक्टर से अर्थ पे गया है। ठीक है, आगे अगर करंट करंट के बारे में जानते हैं, I बराबर क्या होता है, dQ/dt। ये चीज बात सबको पता है, 10th में पढ़े थे, करंट I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। यस सर।
ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दे दे रहे हैं dq/dt। तो हमसे पूछता है कि कितना करंट अर्थ से कंडक्टर पे गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो करंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे कुछ और वेरिएशंस देखेंगे कि कैसे अर्थिंग से क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स, तो अर्थिंग से रिलेटेड और कुछ कुछ चीजें, जैसे कि अगर दे दिया जाए कंसेंट्रिक स्फीयर दे दे, फिर बोले कि किसी को अर्थ कर दिए दूसरे को अर्थ कर दिए, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। पैरेलल प्लेट्स वाले की केस में अगर हम किसी प्लेट्स को अर्थ कर देंगे तब क्या चेंजेस हो जाएगा। और उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक्स की, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इससे क्या बिहेवियर चेंज होता है, पोलराइज कैसे होता है, उन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे ये सब चीज हो जाना चाहिए। ठीक है, और